हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल नर्सिंग गुरुकुल। माई सेल्फ वर्षा भारद्वाज। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हम लोग बीएससी नर्सिंग, जीएनएम और पैरामेडिकल के लिए होने वाले जितने भी कोर्सेज हैं उनके लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनकी प्रिपरेशन कराते हैं। तो अभी आपका यूपी का सीनेट एग्जाम तो हो चुका है, पर आपके होने वाले हैं एग्जाम्स पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए जितने भी एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो। तो अभी हमारे चैनल पर यूपी सीपीईटी के लिए ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग बायोलॉजी के लिए बायोलॉजी के कोर्स में आपके एग्जाम में आने वाले जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करते हैं। तो अभी तक इस सीरीज में ऑलरेडी 7 लेक्चर्स आ चुके हैं। बाकी आपके 2024 के यानी प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर रहा है यूपी सीपीईटी का, वो भी हमने डिस्कस किया। तो मेरा सजेशन है पहले आप वो वीडियोस देख लें, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। वहां से आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में बहुत मदद मिलेगी। बाकी आज के लेक्चर में भी हम लोग अपने जैसे हमने पहले लेक्चर्स में डिस्कशन किया है क्वेश्चन के बारे में, वैसे ही क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। जो भी टॉपिक्स इन क्वेश्चन के अराउंड रहेंगे उनके बारे में भी पढ़ते हुए चलेंगे, और होप करते हैं कि जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट में से आएंगे। इन लेक्चर्स के बिल्कुल भरोसे नहीं रहना है। क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। क्या सारे क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे? आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट। लेकिन क्या जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जाम में उनके कॉन्सेप्ट आपको इन लेक्चर में पढ़ाए जाएंगे? बिल्कुल पढ़ाए जाएंगे। ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा मेरी तरफ से जो रह जाए। हम लोग ऑलमोस्ट सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनके जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको पढ़ते हुए चल रहे हैं, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी आए आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लें। ठीक है, सो ऑन दैट नोट लेट्स बिगिन। तो हम लोग आज के लेक्चर में भी बहुत सारे डिफरेंट चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिक्स करके लाए हैं और उसमें चलेंगे। बस एक छोटी सी बात अभी आपके लिए रह जाती है कि अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ उसको और अच्छा बना सकते हैं, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप हमारी टेस्ट सीरीज को बाय कर सकते हैं। ये आपको हमारी ऐप टारगेट गुरुकुल ऐप पर मिल जाएगी। हमारी ऐप आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आपका नाम है टारगेट गुरुकुल ऐप, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। बैच का प्राइस है 149, काफी रीजनेबल प्राइस है। 149 में आपको टेस्ट सीरीज मिलती है जिसमें आपके 5 मॉक टेस्ट हैं। इन मॉक टेस्ट में पहला मॉक टेस्ट फ्री है। तो जितने भी स्टूडेंट्स ये लेक्चर देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है आप ये टेस्ट जरूर दीजिएगा जाके, जिससे आपको एग्जाम के लेवल का थोड़ा सा आइडिया रहे। एग्जाम में आप पैनिक नहीं करेंगे जब आप पहले से घर से एक बार मॉक टेस्ट दे के जाते हैं। ठीक है, तो ये मॉक टेस्ट का बहुत बेनिफिट रहता है, वहां पर जाके इतना ज्यादा डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये टेस्ट में एटलीस्ट पहला टेस्ट जरूर देकर जाइए, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी के टेस्ट के लिए आपको ये पे करना पड़ेगा 149 का प्राइस। इस टेस्ट सीरीज में आपको 20+ मॉडल पेपर्स मिल जाते हैं हर एक सब्जेक्ट के, सिर्फ पीसीबी के नहीं, हर एक सब्जेक्ट के। मतलब आपका जीके और इंग्लिश भी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तो है ही है। ठीक है, बाकी आपको टीचर से एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे जिसमें आपके सारे क्वेरीज सॉल्व करे जाएंगे। आपको टीचर से 1-to-1 गाइडेंस मिल जाएगी, और आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे यूपी सीपीईटी के लिए। तो वो स्टूडेंट्स जो अलग अलग स्टेट्स के पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। कई वीडियोस में स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि वो क्या पंजाब में जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है उसके लिए देख सकते हैं, या फिर झारखंड में जो एग्जाम होने वाला है वहां के लिए भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चंस वही रहने वाला है, बायोलॉजी वही रहने वाली है। कुछ लेवल में अगर चेंजेस आते हैं वो हम लोग ध्यान रखते हैं, लेवल अप करते रहेंगे क्वेश्चंस को, और उसके अलावा कॉन्सेप्ट आपके सेम रहेंगे। और हम भी ये कोशिश करते हैं जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसके अराउंड जो भी कॉन्सेप्ट है हम उसको पढ़ाते हुए चलें। तो आप एक बार ये बैच को चेकआउट जरूर कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके एक्चुअल एग्जाम में। ठीक है, सो ये तो गई आपके टेस्ट सीरीज की बात। बाकी अगर आपको बायोलॉजी के जैसे ही और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री में, जीके में और इंग्लिश में, तो आप हमारे चैनल पर जाकर अलग अलग टीचर्स के लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। आपके बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। आप हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको उन सारी प्लेलिस्ट का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आपको इस लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, और उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको बैच खरीदने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर भी इस बैच को परचेज कर सकते हैं। तो ये आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन से अदर सब्जेक्ट्स के बारे में और टेस्ट सीरीज के बारे में सारी बात हो गई। अब हम लोग अपने लेक्चर पर प्रोसीड करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला हुआ है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हम लोग जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें क्वेश्चन बार बार आ रहा है। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। हाँ, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल? पावर हाउस ऑफ सेल किस ऑर्गेनल को बोलते हैं? तो हम लोगों को ऑप्शंस में क्या गिवन है? राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर गोल्जाई बॉडी। तो अभी तक तो ये सबको पता होगा। पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि जहां पर एनर्जी बनाई जा रही है। एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल क्या होती है? जहां पर एटीपी का सिंथेसिस हो रहा हो। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है कि एटीपी का सिंथेसिस कहाँ हो रहा है? तो एटीपी का सिंथेसिस होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किस प्रोसेस के थ्रू होता है एटीपी का सिंथेसिस? ये क्वेश्चन भी तो इंपॉर्टेंट है। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन होती है जिसमें ऑक्सीजन होना जरूरी है वो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है, या फिर जिसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं
उसके थ्रू आपका एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म में आपकी ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस होती है जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ते हैं, ठीक है। हम लोग जो ग्लूकोज हमारी बॉडी में आता है उसको तोड़कर उसमें से एनर्जी निकाली कैसी जाती है, हम लोग इसको अगर जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हैं। ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। फिर होती है आपकी लिंक रिएक्शन जो कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होती है। उसके बाद में क्रेब्स साइकिल, वो भी वहीं पे मैट्रिक्स में हो रही है। क्रेब्स साइकिल के बाद में होता है ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है। वहीं पे लास्ट में एटीपी सिंथेस प्रेजेंट है और उससे होता है एटीपी का सिंथेसिस। और फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऑक्सीजन, इसलिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस भी जरूरी है। तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। यहीं पर एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब चलते हैं बाकी के ऑप्शन पे भी एक बार उनका भी रोल पढ़ लेते हैं। इसमें राइबोसोम को क्या बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम में प्रोटीन सिंथेसिस का जो रोल है वो राइबोसोम्स प्ले करते हैं। इनको आरएनपी पार्टिकल भी बोलते हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है। लाइसोसोम क्या करते हैं? लाइसोसोम्स में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं। ये सेल के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। गोल्जाई बॉडी क्या करती है? जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से चीजें आ रही हैं यानी प्रोटीन्स और लिपिड्स, उनके मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करती हैं। कहाँ से आने वाली? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आता क्या है? प्रोटीन्स और लिपिड्स आते हैं। तो उनसे बनता क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स बनाते हैं। बाकी लाइसोसोम्स जिनको मटेरियल्स को डाइजेस्ट करते हैं, लाइसोसोम्स खुद भी गोल्जाई बॉडी से ही बनते हैं। तो ये गोल्जाई बॉडी का फंक्शन हो गया। तो अब आपने देखा हमने पढ़ा तो एक क्वेश्चन और ये है भी बहुत सिंपल था कि पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है? वो तो माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन उसके अराउंड जितनी भी चीजें थी हमने वो सारी भी इसी एक क्वेश्चन के साथ रिवाइज कर ली। तो ऐसे हम लोग ट्राई करते हैं आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं पर कवर हो जाए। और एक चीज और ध्यान रखनी है, जितनी भी चीजें हम लोग आपको लेक्चर में बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये आपको घर से रिवाइज करनी है, वो आपको जरूर से एक बार एनसीईआरटी से रिवाइज कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में इन क्वेश्चंस के साथ उन टॉपिक्स के आने के भी चांसेस रहेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला हुआ है विच स्ट्रक्चर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या है और किस चीज में इन्वॉल्व है, ये आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा ओपनिंग्स होती हैं। किस लिए प्रेजेंट होती हैं? ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं? ये प्लांट्स में प्रेजेंट है, लीव्स में मेनली प्रेजेंट है। ये किस लिए, इनका रोल कहाँ पर है? एक तो ये ट्रांसपिरेशन के टाइम पर जो वाटर वेपर रिलीज होता है उसमें इनका रोल है, और दूसरा इनका O2 के रिलीज में और CO2 के एब्जॉर्प्शन में इनका रोल है। मतलब कि बेसिक अगर हम लोग बोले तो ये दोनों फंक्शंस को मिलाकर हम लोग क्या बोल देंगे? सबको मिलाकर क्या है? ये गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है स्टोमेटा। ठीक है, अब ये हमारा इसका क्वेश्चन का हो गया कॉन्सेप्ट। अब हम आगे की बात करते हैं। तो ये स्टोमेटा जो होता है, तो स्टोमेटल पोर जो है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो स्टोमेटा का पोर जो है वो कब बनता है? जब आपके दो गार्ड सेल्स जो हैं, गार्ड सेल्स इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं डायकॉट्स में, किडनी शेप्ड होते हैं, ये गार्ड सेल्स हैं। ये आपका हो गया स्टोमेटल पोर। ठीक है, ये स्टोमेटा हो गया, ये हैं गार्ड सेल्स। तो जब गार्ड सेल्स में टर्जिडिटी होती है तब ये स्टोमेटल पोर खुल जाता है, गैसियस एक्सचेंज होने लगता है। लेकिन जब गार्ड सेल्स में पानी की कमी होती है यानी कि वो फ्लैसिड हो जाते हैं, उस टाइम पर ये स्टोमेटल पोर बंद हो जाता है। तो ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन हुआ? गार्ड सेल्स हुए। हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? मीजोफिल सेल्स, गार्ड सेल्स, एपिडर्मल सेल्स या फिर सब्सिडियरी सेल्स। तो इसका आंसर है गार्ड सेल्स। सब्सिडियरी सेल्स क्या होते हैं? गार्ड सेल्स के आसपास में बहुत सारे सराउंडिंग सेल्स, यहाँ पर आप डायग्राम पर फोकस करिए, ऐसे करके प्रेजेंट होते हैं, ये हैं सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स क्या होते हैं? जो एपिडर्मिस बना रहे हैं हम, यानी कि पेड़ के सबसे बाहर की कवरिंग बना रहे हैं, वो हैं एपिडर्मल सेल्स। और मीजोफिल सेल्स क्या है? मीजोफिल सेल्स प्लांट्स में वो सेल्स हैं जो मेनली फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। मीजोफिल सेल्स के अंदर ही बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट जो है उनमें ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, यानी ऑटोट्रॉपिक जो है प्लांट्स में, ऑटोट्रॉपिज्म उनका काम है खाना बनाने का। हर कोई खाना नहीं बना सकता, हम लोग हेटेरोट्रॉपिक हैं, पेड़ों का बनाया खाना खाते हैं। और पेड़ों में कौन सी प्रोसेस से खाना बनता है? फोटोसिंथेसिस से। तो वो कहाँ हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? मीजोफिल सेल्स में है। तो ये आपको बाकी के सेल्स की भी पोजीशन पता चल गई। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे एक एंजाइम के बारे में पूछा हुआ है, एंजाइम पेप्सिन के बारे में। ये आपने कहाँ पे पढ़ा हुआ है और इसके बारे में पूछा क्या है कि ये कब बेस्ट काम करेगा, किस पीएच पर। ठीक है,
तो आपने अगर बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें एक टॉपिक गिवन है कि जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो एक ऑप्टिमम पीएच पर और एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर बेस्ट काम करते हैं, यानी मैक्सिमम फंक्शन करते हैं। तो उसी को बोला जाता है बेस्ट पीएच या फिर बेस्ट टेम्परेचर उनके काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर या ऑप्टिमम पीएच बोलते हैं उसको। अगर एग्जाम में आया तो वो भी लिख कर आ सकता है कि ऑप्टिमम पीएच क्या है। तो पेप्सिन एंजाइम कहाँ मिलता है? स्टमक में मिलता है। कहाँ पड़ा है? डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पार्ट में पड़ा है। स्टमक में पेप्सिनोजन बनता है जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो एंजाइम पेप्सिन है ये कहाँ पर अच्छे से वर्क करेगा? एसिडिक एनवायरनमेंट में। एसिडिक एनवायरनमेंट का मतलब पीएच कितनी होगी? 1 से 3 तक हाईली एसिडिक बोलते हैं। स्टमक में कितनी पीएच रहती है? ऑलमोस्ट 3 रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि स्टमक में HCl एसिड प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि स्ट्रांगली एसिडिक है। तो पीएच 3 होनी चाहिए इसके बेस्ट काम करने के लिए। तो आपको 3 पीएच ऑप्शन में गिवन है 2, 5, 7 है। तो 2 वाले को हम लोग टिक कर देंगे, बेस्ट पॉसिबल आंसर है। 5 अगर हम लोग लेंगे तो ये वीकली एसिडिक हो जाएगा। 7 न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल नहीं चाहिए हमें आंसर में। और अगर हम लोग 9 वाले को देखेंगे तो ये एल्केलाइन यानी बेसिक हो जाएगा। तो हमें कौन सा ऑप्शन ढूंढना था? पेप्सिन एंजाइम के लिए एसिडिक पीएच वाला। तो पीएच स्केल आपको पता होगा, 1 to 7 एसिडिक वाले में रखते हैं, 7 वाला न्यूट्रल में रखते हैं, और जो आपका 7 to 14 है उसको एल्केलाइन रेंज में रखते हैं। इसके साथ चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। एग्जाम में जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं बहुत ध्यान से सुनिएगा, नॉट, इनकरेक्ट, रॉन्ग जब भी लिखा होगा उसको एग्जाम में ऐसे ही मार्क कर लेंगे। कई बार हमें सही आंसर आता है लेकिन हम ये वर्ड मिस कर जाते हैं जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाता है। तो ऐसी कोई गलती नहीं करनी एग्जाम में, ठीक है। तो हमने यहाँ नॉट वर्ड को मार्क कर लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। हमारी बॉडी में कौन सा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है? तो मेन कौन सा है जिसको एक्सक्रीट आउट करती है हमारी बॉडी? यूरिया है मेन। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है, ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है, ये एनसीईआरटी में गिवन है। टॉक्सिक सबसे ज्यादा होती है अमोनिया, इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। फिर होता है यूरिया और फिर होता है यूरिक एसिड, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन भी कर देते हैं। अमोनिया जो होता है उसको बॉडी से रिलीज आउट करने के लिए बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है, इससे अमोनिया जो है मोस्ट टॉक्सिक है। और उसको रिलीज करने के लिए ऐसा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जिसके आसपास बहुत पानी है। तो आप समझ गए होंगे जितनी भी फिशेज होती हैं उनमें अमोनिया ही होता है वेस्ट मटीरियल, जिसको एक्सक्रीट आउट किया जाता है बॉडी में से अमोनिया की फॉर्म में। फिर हम लोग आ जाते हैं, हम लोगों के पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है तो हम लोगों में यूरिया होता है एक्सक्रीटिंग प्रोडक्ट। लेकिन जितने भी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो बहुत ही ज्यादा ड्राई एरिड कंडीशंस में रह रहे हैं, जहां पर पानी नहीं है, पानी की अवेलेबिलिटी कम है, तो उनमें यूरिक एसिड होता है एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट में। तो ऐसे कौन से आपको ऑर्गेनिज्म याद रखने हैं? जितने भी आपके ये ऐसे हैं, जैसे स्पाइडर हो गए या फिर बर्ड्स हो गए जिनके पास पानी नहीं है, वो यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं बॉडी में से। तो ये तो आपका कॉन्सेप्ट आ गया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स वाले में से, ठीक है। अभी हमसे पूछा था कौन सा नहीं है, तो ग्लूकोज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में अमोनिया बनता है लेकिन अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है तो उसको बॉडी में यूरिया में चेंज कर दिया जाता है। फिर स्वेट जो होता है, इसमें बॉडी में से निकलने वाले जो भी एक्सेस सॉल्ट्स हैं, NaCl मेनली रहता है वो स्वेट में, और बाकी कुछ अमाउंट में और डिफरेंट सॉल्ट्स और कुछ अमाउंट में यूरिया भी हमारे पसीने यानी कि स्वेट के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। तो अमोनिया, यूरिया, स्वेट, ये तो तीनों एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज हमारी बॉडी में मेन एनर्जी का सोर्स होता है। हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, हम बाहर से खाना खाते हैं, उसके थ्रू हमको ग्लूकोज मिलता है, उस ग्लूकोज से हमारी बॉडी एनर्जी को निकालती है और हमारी बॉडी में एटीपी सिंथेसिस होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमसे इसमें क्या पूछा गया है, विच हार्मोन स्टिमुलेट्स मिल्क प्रोडक्शन इन फीमेल्स। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, मिल्क प्रोडक्शन बोला है, ममरी ग्लैंड का डेवलपमेंट बोला है, या फिर मिल्क इजेक्शन बोला है, क्योंकि ये सुनने में सिमिलर लगते हैं लेकिन इनके लिए 3 डिफरेंट हार्मोन्स और भी तीनों डिफरेंट है। अगर आपसे पूछ रहा है मिल्क प्रोडक्शन इन ममरी ग्लैंड्स, फीमेल्स में ममरी ग्लैंड्स होती हैं, वेल डेवलप्ड होती हैं और उनमें मिल्क प्रोडक्शन होता है। और स्पेशली कब होता है? जब भी जेस्टेशन के बाद में, पार्चुरेशन के बाद में, चाइल्ड बर्थ के बाद में फीमेल्स में मिल्क प्रोडक्शन होता है ममरी ग्लैंड्स में। तो उस प्रोडक्शन को स्टिमुलेट कौन करता है? तो ये होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। ये लैक्टेटिंग मदर्स में मिलता है लार्ज अमाउंट में प्रोलैक्टिन हार्मोन। तो इसकी वजह से मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है फीमेल्स में। और ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? ये मिल्क इजेक्शन में रोल प्ले करता है। कहाँ से? जो ममरी ग्लैंड है उसमें से मिल्क इजेक्शन जो होता है उसके लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल है। ईस्ट्रोजन क्या करता है? ये फॉलिकल्स जो डेवलप हुई हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, उनमें से निकलता है और ये ममरी ग्लैंड्स के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ममरी ग्लैंड्स के
मेमोरी ग्लैंड्स को डेवलप करने में हेल्प करता है। और एलएच का क्या काम है? एलएच काम करता है ओव्यूलेशन में। 14th डे पे एलएच सर्ज होता है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ओवम जो सेकेंडरी साइट है वो रिलीज होता है हमारी ओवरी से। ठीक है, क्वेश्चन 5 आई होप आपको क्लियर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमसे बोला है विच पाथवे इज कॉमन टू बोथ एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में हमने सबसे पहले अभी पढ़ा कि कितनी प्रोसेसेस होती हैं, ग्लाइकोलिसिस है, लिंक रिएक्शन है, क्रेब्स साइकिल है और फिर ईटीएस है। लेकिन ये सब किस में होते हैं? ये सारी प्रोसेस कंप्लीट तब होती हैं जब जो आपका ग्लूकोज है उससे पायरुवेट बने, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन अवेलेबल हो। इसके लिए एनसीईआरटी में आपको टॉपिक गिवन है फेट ऑफ पायरुवेट। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि पायरुवेट के साथ क्या होगा आगे जाकर, वो किस फॉर्म में आगे जाकर उसको चेंज कर दिया जाएगा केमिकली, ये डिपेंड करता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस या एब्सेंस पे। यानी कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ग्लाइकोलिसिस तो सबसे पहले हो गया, उसके बाद में जो पायरुवेट बना है उस पायरुवेट से या तो ये जाएगा प्रॉपर क्रेब्स साइकिल और ईटीएस में, क्रेब्स साइकिल होगी, ईटीएस होगी, और इसके बाद 36 से 38 एटीपी बन जाएंगे एक ग्लूकोज की वजह से, या फिर ये चला जाएगा ग्लाइकोलिसिस के बाद में जो पायरुवेट बना होगा वो चला जाएगा फर्मेंटेशन के लिए, चाहे वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में चला जाए या फिर वो एल्कोहल फर्मेंटेशन में चला जाए, और वहां पर केवल 2 एटीपी का सिंथेसिस होगा, प्रॉपर एटीपी भी नहीं बनते वहां पर। तो ये वाला किस केस में है? जब ऑक्सीजन नहीं है। फर्मेंटेशन कब होता है? ऑक्सीजन ना होने पे। जैसे हमारी जो स्केलेटल मसल्स है, जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हमारी स्केलेटल मसल्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से लैक्टिक एसिड बन जाता है। सिमिलर वे में जब ईस्ट काम करता है तो वहां ऑक्सीजन नहीं होती, तो उसमें अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है और अल्कोहल फर्मेंटेशन होता है, ईस्ट अल्कोहल बना देता है। जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है नॉर्मली हमारे सेल्स में, तब हमारे सेल में ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बनते हैं, फिर लिंक रिएक्शन होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, फिर ईटीएस होता है और एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 36 या फिर 38 एटीपी बन जाते हैं। तो एक चीज आपने देखी कि ऑक्सीजन है या नहीं है ये पायरुवेट के आगे डिसाइड हो रहा है, लेकिन ग्लूकोज से पायरुवेट जो प्रोसेस बना रही है ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज से पायरुवेट जिस प्रोसेस में बन रहा है ग्लाइकोलिसिस, वो डिपेंड नहीं कर रही है ऑक्सीजन के होने ना होने पर, वो दोनों में ही हो रही है, एरोबिक में भी एनारोबिक में भी। तो हमें कौन सी प्रोसेस कॉमन में मिली? ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, क्रेब्स साइकिल कब होगी? जब ऑक्सीजन है। ईटीएस कब होगा? जब ऑक्सीजन है। फर्मेंटेशन कब होगी? जब ऑक्सीजन नहीं है। एरोबिक का मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट है, अनएरोबिक का मतलब जब ऑक्सीजन एब्सेंट है। नंबर 8 में हमसे बोला है विच ऑफ दीज इज नॉट, फिर से नॉट वर्ड आ गया है, इसको मार्क कर लेंगे, नॉट अ कंपोनेंट ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो टाइप की होती है। इनेट इम्यूनिटी वो है जो बाय बर्थ हम सब में प्रेजेंट है, जन्म से ही प्रेजेंट है, और ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की होती है। जैसे कि हमारी स्किन है जो हमको बाहर से प्रोटेक्ट करती है, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में म्यूकस प्रेजेंट है, वो एक तरीके की नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, मतलब हर तरीके के पैथोजन से हमको बचा रहा है, स्पेसिफिक नहीं। स्पेसिफिक इम्यूनिटी को क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी। हमारे बर्थ के बाद में जो हम पैथोजन से जब इंटरेक्शन होता है तो हमारी बॉडी जब खुद से उस इम्यूनिटी को बनाती है, उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इनेट इम्यूनिटी, यानी कि इनेट नहीं है, एक्वायर्ड वाले का ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। तो स्किन हमने बात करी होती है, सीलिया और म्यूकस, ये दोनों भी इनेट इम्यूनिटी में ही आते हैं। एंटीबॉडीज जबकि जो है ये एक्वायर्ड टाइप की इम्यूनिटी है। हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है और बॉडी में खुद से उसके लिए एंटीबॉडीज बनती हैं और बॉडी मेमोरी बना लेती है कि आगे से कभी भी ये पैथोजन आएगा तो कैसे रिएक्ट करना है, वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? एंटीबॉडीज है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे बोला है इन विच ऑर्गन आर माल्फिगियन कॉर्पस्कल्स फाउंड। माल्फिगियन कॉर्पस्कल आपने कहां पर सुना है? ये आपने किडनीज में सुन रखा होगा। किडनीज में जो हमारा बोमन्स कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल अलोंग विद ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस के साथ में मिलकर बनाता है माल्फिगियन कॉर्पस्कल, ये दोनों मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या होता है? जितने भी टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, एनसीईआरटी की लाइन में टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, इधर से जो भी आर्टरीज आ रही हैं जिनको आर्टरियोल्स बोलते हैं, इफरेंट और एफरेंट आर्टरियोल्स हैं वो आ रहे हैं, और जो आर्टरीज यहाँ से जा रही हैं वो मिलकर एक टफ्ट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें से ब्लड आता है, और वो ब्लड आकर फिल्टर होकर कहाँ जा रहा है? बोमन्स कैप्सूल में जा रहा है। और बोमन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस जब दोनों को मिला लेते हैं तो बोल देते हैं माल्फिगियन कॉर्पस्कल। तो ये आपने कहाँ देखा? किडनी में देखने को मिलेगा। इसका काम क्या होता है? किडनी हमको मिलेगा ऑप्शन नंबर बी में। काम क्या होता है? मेन काम होता है इसका फिल्ट्रेशन का। इन दोनों को मिलाकर मेन, आपसे एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं ना
कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मालपिगियन कॉर्पस, तो आपको वहां टिक करना रहेगा फिल्ट्रेशन। बाकी रीअब्सॉर्प्शन का काम होता है आगे किडनी में, और सेक्रीशन का काम होता है जो कि पीसीटी, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में होता है। ये सारे पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। लिवर में पेनक्रियाज और लंग्स का इससे कोई लेना देना नहीं है। लिवर आपका बाइल जूस के सिंथेसिस में काम करता है, ये बात याद रखेंगे। पेनक्रियाज इंसुलिन और ग्लूकागॉन के सेक्रेशन में याद रखना है। लंग्स में एल्वियोलीज प्रेजेंट होती हैं और ये ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में इनका रोल होता है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला है नेम द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। पहली बात तो है हाई से लो कंसंट्रेशन में जाना। कोई भी चीज अगर ज्यादा अमाउंट वाली जगह से कम अमाउंट में जा रही है तो नेचुरली प्रोसेस हो जाएगा, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। तो इसको हम लोग डिफ्यूजन भी बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है तब हम लोग उसको ऑस्मोसिस बोल देते हैं। या फिर अगर कोई पंप वहां पे प्रेजेंट है और एटीपी वगैरह का यूज कर रहे हैं तब उसको हम लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्या, कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमेशा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे होता है। कहीं पर दो पोजीशन, दो पार्ट्स आप ध्यान दीजिए, एक जगह पर हाइड्रोजन कम है और इधर हाइड्रोजन ज्यादा है। अगर यहाँ से यहाँ हाइड्रोजन का ट्रांसफर करना है तो उसके लिए एटीपी का यूज करेंगे, एनर्जी लगाएंगे और कम वाली जगह से ज्यादा वाली जगह पर ले जाएंगे। लेकिन डिफ्यूजन की प्रोसेस में क्या होगा, जहां ऑलरेडी ज्यादा था, प्रेशर था या फिर कोई मॉलिक्यूल ज्यादा था, कोई केमिकल ज्यादा था, वहां ज्यादा से कम वाले में चले जाने को ही हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में हमें गिवन है डिफ्यूजन, यही सही है। अच्छा, ऑस्मोसिस कब होता है, जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हो और सॉल्वेंट मूव करे हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। इसको सोल्यूट के फॉर्म में भी लिखा हो सकता है। तो कहीं पर सोल्यूट कम है और ज्यादा सोल्यूट है, वहां पे आपको सॉल्वेंट का ध्यान रखना है। तो अगर ऑस्मोसिस आता है तो हम उसको लिख देते हैं हाई कंसंट्रेशन। किसके लिए बोलते हैं हम लोग इसमें, इसको लिख देते हैं, मेरी स्क्रीन के पीछे ना चला जाइए। हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से जाता कहां पर है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पे चला जाता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट पे। या फिर इसको ही और लिख सकते हैं हम लोग क्या, लो कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट से हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पर, जहां पर सोल्यूट ज्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑस्मोसिस के लिए हमेशा बहुत कंफ्यूजिंग रहता है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। मतलब बेसिक बात ये है, अगर आपके पास में दो मिक्सचर है और एक में चीनी ज्यादा है और एक में चीनी कम है, या फिर नमक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक जगह पर नमक ज्यादा है और एक जगह पर नमक कम है, तो वो मिक्सचर जिसमें नमक कम है वहां पर पानी ज्यादा होगा ना, तो वहां से पानी का मूवमेंट हो जाएगा उस वाले मिक्सचर में जहां पर पानी कम है या फिर जहां पर नमक ज्यादा है। ये बेसिक एग्जाम्पल है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपको क्या याद रखना है कि एटीपी का यूज होगा और लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे जाएगा, ठीक है। और प्लाज्मोलिसिस क्या होता है, जब भी किसी सेल को हम लोग रख देते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन में। हाइपरटोनिक सोल्यूशन का मतलब है जैसे कि अगर हम लोग किसी किशमिश को एक बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन में रख दें तो उसमें क्या होगा, श्रिंक कर जाएगी। क्यों, उसके सेल में जो प्रोटोप्लास्ट फील्ड है वो भी निकल जाएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे बोला है व्हाट इज द शेप ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कहाँ पर पूछा जा रहा है। अगर आपको जनरल बेसिस पे पूछा गया तो डीएनए मॉलिक्यूल का क्या शेप होता है, डबल हेलिक्स। अच्छा, ये दिया किसने था, ये एनसीईआरटी में गिवन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पर। ये भी पूछ सकते हैं, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। डबल हेलिक्स का मतलब होता है ऐसे करके डीएनए है और ये दूसरा है, तो ये डबल हेलिक्स मॉडल है, ठीक है। सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कहाँ प्रेजेंट होता है, ये होता है, इनको बोलते हैं प्लाज्मिड्स, जो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं डीएनए के मॉलिक्यूल्स, इस तरीके से। तो ये सर्कुलर डीएनए के मॉलिक्यूल्स है, ये आपको देखने को कहाँ मिलते हैं, एक तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, एक आपको क्लोरोप्लास्ट में भी देखने को मिलता है, बाकी बैक्टीरिया में आपको प्लाज्मिड्स देखने को मिलते हैं जो कि सर्कुलर डीएनए के होते हैं। लीनियर डीएनए कहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है, लीनियर डीएनए हम लोग प्राइमर्स को भी बोल सकते हैं, ठीक है। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए कहाँ मिलता है, ये आपने सुना है, ये वायरसेस में कहीं कहीं पर पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। तो हमसे मेनली पूछा गया था जनरल बेसिस पे, तो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, दिया किसने था, वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। फिर आ गए क्वेश्चन नंबर 12 पे, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज बेस्ड ऑन। मेंडल के 3 लॉज हैं, तीनों इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। तो सबसे पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बोलता है कि किन्हीं भी जब भी कभी 2 या 3 पेयर ऑफ अलील्स होते हैं, मतलब कि एक
ये है कैपिटल टी, एक स्मॉल टी है, तो एक अगर ये पेयर ऑफ अलील्स बनता है ऐसे, तो इसमें एक डोमिनेंट रहेगा, एक रेसेसिव रहेगा, तो एक्सप्रेस्ड फिनोटाइप वही वाला होगा जो डोमिनेंट है। यानी कि अगर ये वाला टॉल प्लांट के लिए है और ये वाला स्मॉल प्लांट के लिए है, तो एक कॉम्बिनेशन में हेट्रोजाइगस सिचुएशन में जब एक कैपिटल और एक स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी वाला डोमिनेंट है, इसलिए हम लोगों को लंबा पौधा ही देखने को मिलेगा। ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लास्ट में इनका लॉ है जो थर्ड लॉ है, सेकंड लॉ इनका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। थर्ड लॉ पे बात करते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसमें इन्होंने बोला था कि अगर आपके पास में कुछ ऐसा करके अलील और जीन्स का कॉम्बिनेशन है आर आर वाई वाई, तो आप में, पहले इसको सही से लिखते हैं, अगर कैपिटल आर कैपिटल वाई प्रेजेंट है, कैपिटल आर या फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे करके आपने डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रखी है ना, तो अगर ये आपके पास में जीन प्रेजेंट है, तो इसमें जब गैमेट्स बनेंगे तो इन दोनों का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होगा। यानी कि जब ये जीन्स अलग हो रहे होंगे, अलील्स अलग हो रहे होंगे, तो इन एक आर वाले का वाई वाले से कोई लेना देना नहीं है। आर वाले का इंडिपेंडेंटली अपना असॉर्टमेंट अलग अलग हो जाएगा वो, और वाई वाला अलग अपने हिसाब से होगा। इन दोनों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। अच्छा, इनके एक्सेप्शंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन है को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जो तीसरा लॉ है, इसका भी एक्सेप्शन होता है आपका, जो लिंकेज उसने मॉर्गन ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। लेकिन जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसका कोई भी आपको एक्सेप्शन नहीं मिलेगा। ये क्या बात करता है, प्योरिटी ऑफ गैमेट्स पे बात करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अगर ये मान लीजिए पेरेंट है कैपिटल टी स्मॉल टी और इससे गैमेट्स बने, तो गैमेट्स में एक में कैपिटल टी जाएगा और एक में स्मॉल टी चला जाएगा। तो मेंडल ने ये बोला था कि अगर एक जनरेशन में जैसे ये वाला जब पेड़ दिख रहा होगा तो ये टॉल दिख रहा होगा, और आगे जब ये गैमेट्स जाएंगे और ये आगे अपनी प्रोजेनी बनाएंगे, तो अगर कहीं पर भी स्मॉल टी और स्मॉल टी एक साथ में आएगा ना, तो वो स्मॉल प्लांट बनाएगा। इसका मतलब कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये स्मॉल टी वाला अलील गायब हो गया है या इसकी कहीं ब्लेंडिंग हो गई, नहीं, ऐसा नहीं। वो अपने आप को बस एक्सप्रेस नहीं कर पाया एक जनरेशन में, लेकिन ये कहीं गया नहीं है। जब आगे गैमेट्स बनेंगे तो ये दिखाई देगा, अपने आप को होमोजाइगस सिचुएशन में एक्सप्रेस भी कर पाएगा। ये बेसिक मतलब होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। तो ये किसको एक्सप्लेन करती है, डाईहाइब्रिड क्रॉस को? नहीं, डाईहाइब्रिड क्रॉस को कौन सा लॉ एक्सप्लेन करता है, जिनका थर्ड लॉ है, कौन सा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अगर आप अपने नोट्स बनाते चल रहे हैं तो आप ये लिख सकते हैं, आपको बहुत हेल्प करने वाला है एग्जाम में। एग्जाम आपका भी 1-2 दिन में ही है, तो कहीं पर आप रफ में ही इसको नोट करके लर्न करते चलिए। ये सारी चीजें एग्जाम से पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसी पॉइंट्स पे आ सकते हैं। तो इसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के लॉ से एक्सप्लेन करते हैं डाईहाइब्रिड क्रॉस को। गैमेट्स की प्योरिटी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन से बताते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस से डोमिनेंस वाले फीचर को एक्सप्लेन करते हैं, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो इनमें हमको 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें से देखना है कौन सी ऐसी डिसीज है जो एसटीडी है। एसटीडी का ही दूसरा नाम वेनरल डिसीजेस भी होता है, तो एग्जाम में वेनरल डिसीजेस भी लिखकर आ सकता है या फिर एसटीडी भी लिखकर आ सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो हमको ऑप्शंस क्या गिवन है, टाइफाइड, साइफिलिस, ट्यूबरक्लोसिस या फिर मलेरिया। तो टाइफाइड, इन सब के आपको ये पता है कैसे होते हैं, पॉजिटिव एंजाइम क्या है। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से। ये कैसी है, बैक्टीरियल डिसीज है, ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलती है, एयरबॉर्न डिसीज। टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी से होता है। साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया है और ये कैसे जाता है, कंटामिनेटेड फूड या वाटर से जाता है, तो ये फूड या वाटर से होगा, ठीक है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है। साइफिलिस जो होता है ये एसटीडी है, साइफिलिस एसटीडी है, तो ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू फैलता है। इसका पॉजिटिव एंजाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि होता है ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ट्रिपोनीमा पैलिडियम, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एग्जाम में पॉजिटिव एंजाइम पूछा जा सकता है। ट्यूबरक्लोसिस किससे होता है, मायोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है। ये कैसा है, ये भी बैक्टीरियल डिसीज है। ये कैसी है, एयरबॉर्न डिसीज है। ट्यूबरक्लोसिस हवा के पार्टिकल्स के थ्रू ही टीबी फैलता है, ठीक है। बाकी मलेरिया कैसा है, मलेरिया प्लाज्मोडियम वाइवैक्स इसका पॉजिटिव एंजाइम है, ये मच्छर के काटने से फैलता है। एनोफिलिस मस्कीटो इन्फेक्टेड ब्लड को एक से हेल्दी इंडिविजुअल में, जो इन्फेक्टेड से हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसफर करती है, उसकी वजह से मलेरिया फैलता है। तो एसटीडी हमसे पूछा था, एसटीडी साइफिलिस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जाइलम, सबसे इजी क्वेश्चन। जाइलम क्या है, वॉस्कुलर टिश्यूज में से एक है। फ्लोएम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड और जाइलम का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। रूट्स के थ्रू वाटर का
एब्जॉर्प्शन होता है और ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर बाहर चला जाता है। सनलाइट की वजह से वाटर वेपर बन जाता है और वाटर बाहर एवापोरेट हो जाता है। इसकी वजह से एक ट्रांसपिरेशनल पुल बनता है और रूट से जो पानी एब्जॉर्ब हुआ है वो पेड़ में ऊपर की हाइट तक खींचा जाता है, जिसको एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं, और ये सब जाइलम की वजह से पॉसिबल हो पाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, फिर से नॉट वर्ड को मार्क कर लेंगे। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कौन सी होती है, हम लोग ने बहुत बार डिस्कस कर लिया है। CO2 होती है, CH4 होती है, CFC होती है, बाकी नाइट्रस ऑक्साइड होती है। ये तो होती हैं सारी, इनके अलावा कौन सी नहीं होती है ये ढूंढना है। मीथेन का ही फॉर्मूला है CH4, ठीक है। आई होप ये चीजें आपको पता होंगी। ऑक्सीजन O2 ये नहीं होती है, तो हमें ऑप्शन हमारा आंसर मिल गया। CO2 होती है। CO2 तो मेजर ग्रीन हाउस गैस है, मतलब सबसे ज्यादा यही अमाउंट में, और बाकी नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, तो ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है, अर्थ में जो भी सन की एनर्जी आई सनलाइट के थ्रू, वो इन गैसेस की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ एनर्जी ट्रैप हो जाती है, बाकी की बाहर वापस से रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो वो जो एनर्जी ट्रैप होती है उसकी वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर में कुछ टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है, लाइफ पॉसिबल हो पाती है। अगर यही बहुत ज्यादा हीट ट्रैप होने लगेगी तो यही ग्लोबल वार्मिंग बन जाएगी ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे बोला है फंक्शन ऑफ कॉर्पस लूटियम इज। कॉर्पस लूटियम क्या होता है, जब भी ग्राफियन फॉलिकल, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी और टर्शियरी फॉलिकल के बाद में ग्राफियन फॉलिकल बनता है, कहाँ पर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो जब ओवम रिलीज हो जाता है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाता है, तो ट्रांसफॉर्म कर जाता है ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस लूटियम में, ठीक है। सबसे पहले कॉर्पस अल्बिकन्स बनता है, फिर कॉर्पस लूटियम बन जाता है। तो कॉर्पस लूटियम क्या करता है, ये वहां पर प्रोजेस्टेरॉन का सेक्रीशन करता है। प्रोजेस्टेरॉन को सेक्रीट क्यों करता है, जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बनती है ना यूट्रस में, उसको मेंटेन रखता है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है सेकेंडरी oocyte का, तो उसी लाइनिंग में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है वहां पर इम्प्लांटेशन हो जाएगा चाइल्ड का। तो हमें कौन सा ऑप्शन ढूंढना है, प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेशन। इसका फायदा क्या होता है ये भी लिख लेंगे। प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करेगा, उसका फायदा कहाँ पे होगा जाकर, एंडोमेट्रियम लेयर होती है जो कि ब्लड की बनी हुई होती है यूट्रस में, इनरमोस्ट लेयर है, एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस में। और एंडोमेट्रियम के मेंटेनेंस का फायदा क्या मिलेगा, इम्प्लांटेशन में हेल्प करेगा अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है। अच्छा, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो यही लेयर शट ऑफ हो जाती है और बॉडी के बाहर रिलीज आउट कर दी जाती है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस पे पढ़ लेते हैं। ओवम फॉर्मेशन में कौन हेल्प करता है, तो ओवम फॉर्मेशन कब होता है, ये तो ग्राफियन फॉलिकल के अंदर हो रहा है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी फॉलिकल्स के अंदर हो रहा है। तो अगर इसमें ध्यान दें तो ओवम फॉर्मेशन के लिए तो जितने भी हार्मोन्स है, अगर फॉलिकल डेवलपमेंट में ध्यान दें तो मेनली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का रोल है। ईस्ट्रोजन सेक्रेशन कौन कर रहा है, वही डेवलपिंग फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन का सेक्रेशन कर रही है, कॉर्पस लूटियम नहीं कर रहा। एलएच प्रोडक्शन कौन कर रहा है, एलएच हार्मोन तो पिट्यूटरी से बन रहा है, तो यहाँ पे इसका रोल नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोला है विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड का कौन सा कंपोनेंट क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कभी भी हमारे चोट लग जाती है वहां पर ब्लड क्लॉट बन जाता है, उसमें कौन हेल्प करता है, तो क्लॉटिंग के लिए पहले तो इंपॉर्टेंट होता है फाइब्रिन के धागे। वो धागे कैसे बनेंगे, उसके लिए बहुत सारा कैस्केड ऑफ प्रोटीन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो मेनली ब्लड क्लॉटिंग में रोल किसका होता है, ये सब रिलीज कहाँ से होते हैं, तो ये होते हैं रिलीज प्लेटलेट्स की वजह से। तो हमें यहाँ पर प्लेटलेट्स ढूंढना है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में और CO2 के ट्रांसपोर्ट में रोल प्ले करते हैं। मेन रोल आरबीसी का क्या है, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में। WBC इम्यूनिटी के लिए, लिखते भी चलते हैं। आरबीसी का मेन काम क्या है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट आरबीसी के थ्रू ही होता है। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स कहाँ इन्वॉल्व होते हैं, ये इम्यूनिटी में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। प्लाज्मा का काम क्या है, प्लाज्मा में बहुत सारे ब्लड के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसका काम क्लॉटिंग में नहीं है। प्लेटलेट्स का काम है क्लॉटिंग में, जितने भी फैक्टर्स रिलीज हो रहे हैं उनमें से बहुत सारे प्लेटलेट्स के थ्रू रिलीज होते हैं और प्लेटलेट्स की वजह से ही ब्लड क्लॉटिंग पॉसिबल हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे बोला हुआ है विच प्लांट हैज नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट नोड्यूल्स। तो रूट नोड्यूल्स कहाँ देखने को मिलते हैं, लेग्यूम्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स में। और ये मेनली किस फैमिली में होते हैं, फेबिएसी फैमिली में ये मेनली आपको देखने को मिलते हैं, याद रखना है। फेबिएसी का एग्जाम्पल ढूंढ लेंगे तो पी हमें सामने ही मिल गया है। मटर का पौधा एक लेग्यूमिनस प्लांट है, इसकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मिल जाता है, राइजोबियम, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइजोबियम यहाँ पे नाइट्रोजन की फिक्सेशन करता है।
नाइट्रोजन की फिक्सेशन का मतलब क्या है, जो सॉइल है वहां पर सबसे कम अमाउंट में प्रेजेंट है नाइट्रोजन। वैसे आपको लग रहा होगा कि एयर में तो 78% नाइट्रोजन है, लेकिन वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, N2 की फॉर्म में। वहां पर 3 हाई एनर्जी बॉन्ड्स है जिनको प्लांट्स डायरेक्टली तोड़कर यूज नहीं कर सकते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, उस N2 को ये बैक्टीरिया के थ्रू अमोनिया में कन्वर्ट करके फिर उसका यूज करते हैं। तो सबसे पहले बैक्टीरिया ने हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट N2 को NH3 यानी अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया, और प्लांट्स उस नाइट्रोजन को अमोनिया के फॉर्म में यूज कर सकते हैं आगे। तो ये लेग्यूम्स में मिलता है। बाकी व्हीट, राइस और मैंगो ये लेग्यूम्स नहीं, सीरियल्स में आते हैं, मतलब ऐसी घास जिसका हम लोग, ये व्हीट और राइस ऐसी घास में आते हैं जिसको हम लोग जिसकी हम लोग फसल को खाते हैं। बाकी मटर का पौधा लेग्यूम्स में आता है, और मैंगो तो एक फ्रूट वाला प्लांट या ट्री में हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे बोला हुआ है विच थ्योरी एक्सप्लेन्स ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस या फिर अबायोजेनेसिस, यहाँ पे हमें मिल गया ऑप्शन में। अबायोजेनेसिस में बोला जाता है कि किसी भी लिविंग थिंग से सारी चीजें नहीं बनी है, नॉन लिविंग मैटर था वो, उसका कुछ कुछ ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते गए जिसकी वजह से वो केमिकल से लिविंग मैटर बन गया, लेकिन बाद में इसको भी प्रूफ नहीं किया गया था, मतलब इसको डिसअप्रूव कर दिया गया था, मानी नहीं गई थी थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी यूनिवर्स की फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करती है कि हमारे यूनिवर्स कैसे बना। ऑरिजिन ऑफ लाइफ को ये एक्सप्लेन नहीं करती। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, इसमें माना जाता है कि नॉन लिविंग मैटर जैसा ही कुछ मैटर रहा होगा, उसमें एकदम से ऐसे जान आ गई और स्पॉन्टेनियसली अर्थ पे लाइफ एग्जिस्ट करने लगी, ऐसा भी कुछ नहीं है। सेल थ्योरी में सेल के बारे में बताया जाता है, नए सेल्स कैसे बनते हैं, लेकिन ये भी ये एक्सप्लेन नहीं करती है कि हमारी अर्थ पे लाइफ बनी कैसे थी। तो हमसे पूछा था कि नॉन लिविंग मैटर वाले में कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, तो थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस। अभी तक सबको याद हो गया होगा, कोडोमिनेंस का मतलब होता है जब कोई भी एक से ज्यादा अलील्स प्रेजेंट हो लेकिन कोई भी डोमिनेंट ना हो, दोनों एक दूसरे के साथ कोडोमिनेंट हो। जैसे कि ह्यूमंस के ब्लड ग्रुप में 3 अलील्स होते हैं, एक होता है कैपिटल आई पे ए वाला, एक कैपिटल आई बी वाला, और एक होता है स्मॉल आई। तो ये जो आई ए और आई बी है ये दोनों आपस में कोडोमिनेंट होते हैं, जबकि स्मॉल आई रिसेसिव जीन होता है। तो अगर आपको आई ए और आई है तो ये ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा, आई बी और स्मॉल आई है तो ये बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। लेकिन अगर आई ए और आई बी आपको गिवन है तो ये ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा, और अगर स्मॉल आई गिवन है तो ये ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो इस तरीके से ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम होता है। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है क्योंकि काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। तो हमें पहला ही ऑप्शन गिवन है ब्लड ग्रुप ए बी, ये एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस है। पिंक फ्लावर इन स्नेप ड्रैगन, इसको लिख लेते हैं, ये सारे ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर इसको रफ करके लिख देते हैं किस किस चीज के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पिंक फ्लावर इन स्नेप ड्रैगन या फिर इसको एंटेरनम भी बोलते हैं, ये है आपका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, जब भी इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर प्रेजेंट होता है तो वैसे तो अगर हम लोग डोमिनेंस के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ पर रेड कलर का फ्लावर मिलना चाहिए, क्योंकि कैपिटल आर में रेड फ्लावर मिलता है और स्मॉल आर में व्हाइट फ्लावर मिलता है। लेकिन ये दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर प्रॉपर्ली डोमिनेंट है ही नहीं, तो यहाँ पर जब स्मॉल आर और कैपिटल आर मिलते हैं तो पिंक फ्लावर्स मिल जाते हैं, इसीलिए इसको पिंक फ्लावर्स इन स्नेप ड्रैगन या फिर इसको पिंक फ्लावर्स इन एंटीरिनम डॉग फ्लावर भी बोला जाता है। ठीक है, स्किन कलर और आई कलर ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है। इसमें बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं एक ही कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के लिए, जैसे ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, इतने सारे लगते हैं तब हमारा स्किन कलर डिसाइड हो पाता है, वैसे ही आई कलर में भी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे बोला है मेन नाइट्रोजनस वेस्ट इन ह्यूमन। हमने अभी ऊपर ही एक क्वेश्चन में डिस्कस किया, ह्यूमंस में कौन सा है, यूरिया है। अगर आपसे फिशेस में पूछते तो आप अमोनिया टिक करते, अगर आपसे किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म में पूछते जो कि डिजर्ट एरिया में रह रहा है जहां पर पानी कम है तो आप यहाँ पर यूरिक एसिड को लगाते। क्रिएटिनिन जो हमारे नाइट्रोजनस बेस है उनका जब मेटाबॉलिज्म होता है तब बनता है, लेकिन हमारी बॉडी में उसको भी थोड़ी अमाउंट में एक्सक्रीट आउट करते हैं, तो क्रिएटिनिन भी होता है लेकिन बहुत थोड़े अमाउंट में। मेन नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा, यूरिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे बोला है विच पिगमेंट ट्रैप सोलर एनर्जी इन प्लांट्स। तो सोलर एनर्जी को ट्रैप कौन करता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ग्रीन कलर का पिगमेंट है जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल ए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखेंगे। ये कहाँ कहाँ मिलता है, एक तो पेड़ों में मिलता है, बाकी ये एल्गे में भी मिलता है, ऑटोट्रॉफिक एल्गे में भी। जेंथोफिल, जहां पर भी जेंथो वर्ड आ रहा है याद रखेंगे या तो ये येलो या फिर ब्राउन से रिलेटेड है, तो ये ब्राउन कलर का पिगमेंट है। कैरोटिन रेड या फिर ऑरेंज से रिलेट करता है, तो ऑरेंज या फिर रेड कलर का पिगमेंट है। एंथोसाइनिन वाटर सोल्यूबल पिगमेंट्स होते हैं जो कि वैक्यूल्स में प्रेजेंट रहते हैं।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे बोला है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे कि आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाएगा एरोबिक रेस्पिरेशन तो आप माइटोकॉन्ड्रिया टिक करेंगे, वैसे ही आपसे पूछा गया साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस तो वो आपको क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगी। प्लांट्स में मीजोफिल सेल्स होते हैं, मीजोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होते हैं और उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस यानी कि ऑटोट्रोफिज्म पॉसिबल हो पाता है पेड़ों में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हमने बात कर ली है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है और मेनली एरोबिक रेस्पिरेशन की वजह से एटीपी का प्रोडक्शन होता है। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है और न्यूक्लियस में हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं बस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन इन ह्यूमन। वेस्टिजियल ऑर्गन वो होता है जिसका हिंदी में मतलब लिखा है अपविकसित, जो टाइम के साथ इवोल्यूशन के साथ में डेवलप नहीं हुआ है, यूजलेस हो गया, जिसका हमारी बॉडी में अभी कोई यूज नहीं है। पहले के टाइम में कोई यूज रहा होगा इसका, लेकिन अभी कोई रोल नहीं है। तो ऐसा ऑर्गन आपका किडनी, हार्ट, लिवर ऐसा तो नहीं है, अपेंडिक्स है। हमारी जो लॉन्ग इंटेस्टाइन है उसमें सीकम के पास में एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, वर्म लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, जिसको वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोला जाता है, मिली अपेंडिक्स बोलते हैं। तो ये अभी यूजलेस हो गया। कई बार अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हो जाता है जिसको अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, तो इसको रिमूव आउट भी कर दिया जाता है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन की डेफिनेशन ये होती है वो पार्ट हमारी बॉडी का जो इवोल्यूशन के टाइम साथ में यूजलेस हो गया, जिसका कोई बहुत ज्यादा काम नहीं रहा, वो बहुत ज्यादा इवॉल्व भी नहीं हुआ है। बाकी लीवर का काम है, हार्ट का काम है और किडनी का भी काम है हमारी बॉडी में। किडनी क्या करती है, हमारे यूरिन फॉर्मेशन में काम आती है, हार्ट में डबल सर्कुलेशन का काम होता है, लिवर में बाइल का प्रोडक्शन है। तो आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में, क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एड्स। तो ये एसटीडी है, एचआईवी से होती है और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। बाकी इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है, इसकी टेस्टिंग के लिए एलिसा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, टेस्टिंग कराने के लिए एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट इससे। बाकी किससे होती है, एचआईवी से, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, इसमें बहुत सारी बीमारियों के लिए इम्यूनिटी खत्म हो जाती है इंसान की। बाकी ये एसटीडी है यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ये सारी चीजें एड्स से रिलेटेड आपको याद रखनी है। इसी के साथ हम लोगों का लेक्चर हो गया कंप्लीट। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और कोई भी डाउट आपको लेक्चर में रह जाता है तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा और ऐसे ही आपको अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का प्राइस है 149। यहाँ पर आपको ये सारे मॉडल पेपर्स, टेस्ट सीरीज के बाकी के टेस्ट और प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे और टीचर्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे, तो इससे आपकी बहुत सारी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो आप इस टेस्ट सीरीज को भी परचेज कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर इस वीडियो के अलावा कोई भी सजेशन हो आगे फर्दर वीडियोस के लिए तो वो भी आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, नेक्स्ट लेक्चर में आप चाहते हैं कि वो कॉन्सेप्ट पे कुछ डिस्कशन हो, कुछ आपको समझा दिया जाए, तो आप वो भी नीचे लिख सकते हैं। इस पूरे लेक्चर का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जैसे बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री के लेक्चर्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बैच अगर ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। आपके एग्जाम में बहुत ही कम टाइम बचा है। जितने भी क्वेश्चंस हैं इनको ध्यान से पढ़िए, जितना भी पढ़ा है वहीं से एग्जाम में आएगा। चीजों को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी बहुत ज्यादा टफ नहीं आएगा। एग्जाम में पैनिक नहीं करना है, अच्छे से पढ़ाई करिए तो सब अच्छा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोस। वर्षा भारद्वाज दिस साइड साइनिंग ऑफ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।